नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फेसबुक व्हाट्सएप पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खोली पोल, दोषियों को मिले सजा। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार को बनाया निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोली, मोदी सरकार ने डुबोई अर्थव्यवस्था, हाथी के दांत जैसा था आर्थिक पैकेज। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फेसबुक व्हाट्सएप पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खोली पोल, दोषियों को हो सजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि फेसबुक ने जानबूझकर चुनाव प्रचार में बीजेपी का साथ दिया था, जो लोकतंत्र के लिए खतरे जैसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। हमारे देश के मामलों में किसी को भी, चाहे वो कोई भी विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकती है। उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास को लेकर दावे किए हैं कि अंकी दास ने पिछले कई सालों में पोस्ट के माध्यम से बीजेपी का समर्थन किया है। अखबार में कहा गया है कि अंकी दास ने 2014 के आम चुनावों में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया था। अखबार ने कहा कि ये सभी पोस्ट 2012 से 2014 के दौरान हैं और ये पोस्ट फेसबुक कर्मचारियों के लिए बनाए गए ग्रुप में किए गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले 29 अगस्त को राहुल गांधी ने एक विदेशी मैगजीन के लेख का हवाला देते हुए बीजेपी और फेसबुक के स्वामित्व वाले चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने अमेरिकी टाइम मैगजीन के हवाले से दावा किया था कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की सांठगांठ का पर्दाफाश किया है। 40 करोड़ भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप का उपयोग पेमेंट के लिए किया जाना है, जिसके लिए मोदी सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है। इस प्रकार व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा होगा। आपको बता दें, टाइम मैगजीन में लेख में बताया गया था कि फेसबुक कैसे हेट स्पीच को पकड़ने में नाकाम रहा है, जिसमें बीजेपी के नेताओं द्वारा कुछ टिप्पणियां शामिल हैं, जिन्होंने हेट स्पीच पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार को बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया है और उन पर लगाई गई एनएसए का गैर कानूनी बताया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद योगी सरकार को विपक्षी नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर तंज कसा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार को चिताया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोर्ट के इस फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कोर्ट ने रसूखा हटा दी, उम्मीद है यूपी सरकार भी उन्हें जल्द रिहा करेगी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर कफील का साथ देने वाले सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रियंका ने लिखा है, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी योगी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि कोर्ट ने जब डॉक्टर कफील को दोषी नहीं माना, लेकिन योगी सरकार डॉक्टर कफील को परेशान करती रही। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, कफील खान के मामले में हाईकोर्ट का फैसला योगी सरकार के अन्यायी चेहरे को बेनकाब करता है। ध्यान से पढ़ो योगी जी। हाईकोर्ट ने कहा, कफील खान का भाषण राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अपील करता है और योगी जी ने कफील को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया। शर्मनाक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीडीपी 23.9%, प्रियंका का पीएम पर हमला। बोली, मोदी सरकार ने डुबाई अर्थव्यवस्था, हाथी के दांत जैसा था आर्थिक पैकेज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट और उसके कारण मोदी सरकार द्वारा बिना तैयारी के लगाए गए लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है। सोमवार को जारी हुए पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों को लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने
देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कोरोना संकट के दौर में जारी पैकेज की तुलना हाथी के दांत से की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट कर लिखा, आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ, लेकिन आज हालत देखिए। जीडीपी 23.9%। जीडीपी भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। आपको बता दें, कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल-जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% रही थी। अधिकांश रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी में गिरावट का अनुमान जताया था। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ी थी, जबकि 2019-20 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.2% रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के नेता ही नहीं, अभिनेता भी लगा रहे लालू दरबार में हाजिरी। जी हां दोस्तों, बिहार असेंबली इलेक्शन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को झारखंड की राजधानी रांची से कमांड कर रहे हैं। पार्टी का घोषित मुख्यालय बने रिम्स निदेशक आवास में सोमवार को भी नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ डटी रही। छोटे नेताओं से लेकर बॉलीवुड के अभिनेता अली खान भी बिहार के शेरघाटी विधानसभा से टिकट के लिए सोमवार को रिम्स निदेशक के बंगले के बाहर पहुंचे। पूछने पर कहा कि लालू प्रसाद का हाल जानने आया हूं, शाम में उनसे मुलाकात होनी है, चुनाव लड़ने की इच्छा है कि क्या। इस सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद का आशीर्वाद रहा तो जरूर लड़ूंगा। बताया कि उनके विधानसभा के लोग भी उन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद से मिलने के लिए बायोडाटा देने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल बायोडाटा तो नहीं है, लेकिन सुप्रीमो का आशीर्वाद होगा तो वह भी जमा हो जाएगा। उन्होंने निदेशक आवास के बाहर 3 घंटे से अधिक इंतजार किया। इसके बाद देर शाम उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई। इसके अलावा सोमवार को निदेशक आवास के सामने न सिर्फ बिहार की दर्जनों गाड़ियां खड़ी दिखी, बल्कि ओडिशा, राजस्थान और महाराष्ट्र की गाड़ियों की कतार देखने को मिली। मुकदुमपुर विधानसभा से प्रभावती देवी, बिहार राजद के प्रदेश महासचिव समेत 4 दर्जन से अधिक लोग बायोडाटा लेकर पहुंचे थे। दैनिक जागरण में जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने वाली खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सदर डीएसपी ने निदेशक आवास का निरीक्षण किया और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इधर रिम्स के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को भी देर शाम 2 लोगों ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। 5 दिन पूर्व उनके बड़े बेटे उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्हें कोविड जांच कराने के बाद मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लालू प्रसाद हर दिन अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे संक्रमण का भी खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पटना में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में रविवार को एएनएम नर्सिंग की महिलाओं ने नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एएनएम नर्सिंग की महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि 2016 में 6300 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 2000 को ही नियुक्त किया गया। हम नियुक्त की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। मंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम परेशान हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि प्रदेश सरकार कई वर्षों से एएनएम की बहाली नहीं कर रही है। सरकार को जल्द से जल्द बहाली करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले मंगलवार 25 अगस्त को भी राज्य में संविदा पर काम कर रहे एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों ने आज स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। एएनएम स्वास्थ्य कर्मी पिछले काफी समय से नियमित नियुक्ति और समान वेतन की मांग कर रहे हैं। संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों से कहीं अधिक काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें वेतन कम दिया जाता है। इतना ही नहीं, वर्षों से संविदा पर काम करने के बाद भी सरकार उन्हें नियमित करने के बारे में नहीं सोच रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बीजेपी में बगावती तेवर, विरोध के लिए पार्टी दफ्तर पर जुटे भाजपाई, मनोज तिवारी भी असंतुष्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों और 250 मंडल अध्यक्षों के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। ये सभी पार्टी की नई टीम का हिस्सा होंगे, जो 2022 में नगर निगम चुनाव और पार्टी के विस्तार व मजबूती में मदद करेंगे। सूत्रों से पता चला है कि अधिकतर सांसद अपनी पसंद के जिला अध्यक्षों को नियुक्त कराने में कामयाब रहे, मगर पूर्व दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से बहुत अधिक खुश नहीं है। राजधानी में 7 संसदीय क्षेत्रों में से हर एक में 2 जिला अध्यक्ष हैं और ये पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सांसद के बाद प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के कुछ पार्टी कार्यकर्ता नई नियुक्ति पर अपनी चिंताएं जताने के लिए पंत मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के मुख्य कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। इनमें कुछ ने इस्तीफा तक देने की धमकी दी और नए पदाधिकारियों की मांग की।
मामले में दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं पर गौर किया जाएगा। इतनी बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियों पर यहाँ या वहाँ कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लोग खुश हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कांग्रेस के क्रांति महासम्मेलन टला, प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार क्रांति महासम्मेलन के जरिए इस आगाज की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से यह फैसला कांग्रेस ने लिया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह लंबे समय से सेना के अस्पताल में भर्ती थे। उनकी कुछ दिन पहले ब्रेन सर्जरी हुई थी, उसके बाद से ही वह कोमा में थे। उनके निधन की सूचना देते हुए पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि भारी मन से सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और लोगों की दुआओं के बावजूद मेरे पिता प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। शोक संदेश में उन्होंने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी प्रख्यात राजनेता, कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता एवं राजनीति के ऐसे अजात शत्रु थे जिन्हें पक्ष और विपक्ष समान रूप से आदर और सम्मान देते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में शुचिता और नैतिक मूल्यों की लंबी लकीर खींची है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी से मेरा आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने कई मौकों पर मेरा मार्गदर्शन भी किया है। उनके निधन से देश की राजनीति में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। प्रणब मुखर्जी शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस ने फिलहाल महासम्मेलन को टाल दिया है। हालांकि अभी पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है कि महासम्मेलन कब आयोजित की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उपलब्ध नहीं हुए ऑटो या बस। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को भारी यातायात की किल्लतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, मंगलवार से कोरोना महामारी के बीच सतर्कता, कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार समेत देश भर में भी जेईई मेन परीक्षा शुरू हो गई है। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में जेईई मेन परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां परीक्षा देने के लिए पहुंचे छात्रों का पाटलिपुत्र कॉलोनी में टीसीएस कार्यालय पर सबसे पहले तो तापमान जांच किया गया। वहीं छात्रों के हाथों को भी सैनिटाइज करवाया गया। इसके बाद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी अभ्यर्थियों को नए मास्क उपलब्ध करवाए गए। वहीं उनके पुराने मास्क डस्टबिन में फेंकवा दिए गए। वहीं परीक्षा केंद्र पर जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे एक अभ्यर्थी पीयूष ने पत्रकारों को बताया कि पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी तक पहुंचने के लिए भारी यातायात की समस्याओं को सामना भी करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में बनाए गए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई ऑटो या बस भी उपलब्ध नहीं हुए। बिहार समेत देश भर में इससे पहले जेईई मेन परीक्षा को आयोजित करवाने के फैसले पर कोरोना और बाढ़ की वजह बताकर विरोध किया गया था। याद रहे, बिहार में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत विपक्षी महागठबंधन के दलों ने भी जेईई मेन परीक्षा को आयोजित करवाने के फैसले पर केंद्र और बिहार सरकार को घेरा था। वहीं युवा कांग्रेस ने देश भर में जेईई परीक्षा टलवाने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।